हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में हमने दो तरह की कॉम्बिनेशंस के लिए कहा था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। पूरा किस तरीके का कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाएगा इसके बारे में हम बात कर चुके थे। और साथ ही साथ इसमें कितना कैपेसिटेंस जो है निकल कर के आएगा हमारे पास, किस तरीके से वोल्टेज का डिवाइडेशन होगा, चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर प्लेट पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम निकाल चुके थे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको जब न्यूमेरिकल्स कराए थे तो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए कहा था, ठीक है। ये वाला, ये मैंने छोड़ा था आप सभी के लिए, और इसका आंसर पता होना चाहिए आपको कि कितना है। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा ये। तो जिन लोगों ने नहीं किया, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं सोल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है, फटाफट से। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज C, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट इज D, है ना। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो D है। और इस कैपेसिटर, ये जो पूरा कैपेसिटर दिख रहा है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है। फिर ये कह रहा है कि इफ़ 3/4 D ऑफ द डिस्टेंस इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। मतलब एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी चौड़ाई कितनी है या मोटाई कितनी है, 3/4 ऑफ D, यानी कि D की 3/4 है। तो ये D से कम हुई ऑब्वियसली। D की कितनी है, 3/4 है। पूरे D में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कुछ पार्ट में, कितने पार्ट में, D के 3/4 पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी से, फिर अपन अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। देखें सॉल्यूशन, देखें, देखो गिवन क्या है हमें, गिवन है C इज इक्वल्स टू, आपको कैपेसिटेंस गिवन है ना, एक ऐसे का जिसके लिए मोटाई कितनी है, ये है। तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल d होगा। जब हमने कभी कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंटर नहीं करवाया है, ठीक है। लेकिन बट स्मॉल d, है ना। यहाँ पर तो आपने क्या किया है कि जो दूसरा कैपेसिटर है, बट अ कैपेसिटर, ऐसे लिख दो, बट अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद a dielectric material of T is equals to 3/4 into D in the, ठीक है। चलो कैपेसिटर में हमने भर दिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे देयरफॉर C, फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम किससे दिखाएंगे, C डैश से, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना होगा, C डैश, उसको हम किससे दिखाएंगे, C डैश से दिखाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, इतना होता है। ये तो तब तो वैक्यूम ही था, तब हमने एंटर नहीं करवाया था, लेकिन उसमें जब हमने इतनी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें ऐड कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, और उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, टी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, C डैश इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी की वैल्यू कितनी, 3/4 D प्लस यहाँ पे भी 3/4, है ना। और साथ में D तो ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा, एप्सिलॉन R, ठीक है। कैलकुलेट करो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक में से 3/4 घटाते हो तो 1/4 तो बचता है, D/4 प्लस 3/4 D अपॉन एप्सिलॉन R। सही बात है ये। अब इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल लें अपन, C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना कॉमन निकालो, D/4 कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचेगा, D/4 कॉमन निकालो। चलो एप्सिलॉन R भी कॉमन निकाल लो। तो ये देखो एप्सिलॉन R यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इधर नहीं था, हमें पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। हमने D/4 तो ले लिया कॉमन इसमें से, लेकिन एप्सिलॉन R भी कॉमन लिया है ना। प्लस 3 और साथ में क्या बचेगा, बस ये बचेगा। अब देखो इसको अंदर ले जाकर देख लो, चेक कर लो कि आपने सही कॉमन लिया है कि नहीं लिया। एप्सिलॉन R से एप्सिलॉन R कट जाएगा, D/4 आएगा, ठीक है। अब इसको अंदर लेकर जाओगे तो ये 3D/4 एप्सिलॉन R आएगा। समझ में आ गई, जिस जगह पर आपको जो कॉमन लेना है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी कॉमन लेने के बाद, क्योंकि बात अंदर लेके जाओगे तो दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो कॉमन लेना तो आना चाहिए आप लोगों को कम से कम, ठीक है। अब जो है ये 4 एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा, 4 एप्सिलॉन R, है ना। और A एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, D एप्सिलॉन R प्लस 3। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ से देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, तो लिख दो इसको,
सी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3 को तो मैंने अलग कर लिया, और जो बचा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी उसकी जगह पर मैं सी लिख सकती हूँ। तो आ गया ना मेरे पास कैपेसिटेंस जो है वो वैक्यूम वाले कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स होगा 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप है ना एप्सिलॉन आर के बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। समझ में आ गई बात आपको आराम से क्या मिल जाएगा। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता कि भाई एप्सिलॉन आर इतना है, इतने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला आपने इतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल को आपने एंटर कराया, आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे दी होती तो आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पे रख देते। 1 है 2 है 3 है उस हिसाब से आ जाता आपका सी डैश कितना गुना है सी का। समझ में आ गई बात आपको। तो अगर किसी वैक्यूम वाले कैपेसिटर में अगर आप इतनी मोटाई का एक कैपेसिटेंस एंटर कराते हो, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंटर कराते हो, तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो पहले वाले के कैपेसिटेंस का इतना टाइम होगा, बढ़ जाएगा ना। ऑब्वियसली हमने देखा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंटर कराने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है भाई, चलो तो अब अपन अपने उस पर आ जाते हैं। ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे अपन, तो ये अपने रिजल्ट जो निकाला था ना वो ये निकाला था। अब देखो इसमें आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक करेंगे अपन रिलेटेड टू पैरेलल जो हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो हमारा जो कॉम्बिनेशन था उसमें हमने 3 ही कैपेसिटर जोड़े थे। ठीक है, सपोज करो 3 से ज़्यादा होते, n कैपेसिटर्स अगर हम ऐड करते, सीरीज़ में ऐड करते, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कितना होता उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ स्मॉल n कैपेसिटर्स आर कंबाइंड, in series, then equivalent series capacitance, ये जो हमने CS लिखा है ना, ये CS बताता है सीरीज S के लिए। जब हम पैरेलल निकालेंगे ना तो वहाँ पे हम CP लिखेंगे। ठीक है, S बता रहा है कि ये सीरीज का इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस बता रहा है ये। समझ में आ गई। तो वहाँ पे क्या लिखते हैं आप 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन 1/CN, ऐसे तो लिखते हैं। n कंबाइंड करोगे आप तो आपका ये आगे बढ़ता जाएगा n तक। समझ में आ गई बात। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है नंबर डाल दो आप, इसको डालो आप 2 डाल दो, है ना, और ये n के लिए हमारे पास जो आया है इसको हम 3 डाल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ये बता रही है कि जितने भी कैपेसिटेंस कंबाइंड किए जाते हैं उनके जो रेसिप्रोकल का सम है, रेसिप्रोकल का ही तो सम, रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स, यानी कि उसका उल्टा। हमने लिया था एक कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस C1 है, फिर C2, फिर C3, फिर उन सभी का हमने रेसिप्रोकल ही तो लिया है ये। तो उन सभी के रेसिप्रोकल का सम जो होता है वो किसको डिनोट करता है, उनके इक्विवेलेंट के भी रेसिप्रोकल को शो करता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सीरीज़ में जो कैपेसिटर हम कनेक्ट कर रहे हैं उन सभी का इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल, CS क्या है, उन सभी का इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल जो है वो उन सभी अलग अलग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा। हम यही तो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा कंबाइंड नहीं हो रहा, हर किसी का रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्स हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स दैट, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है नंबर 1 द रेसिप्रोकल का मतलब इन्वर्स से ही है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि ये CS का रेसिप्रोकल 1 लिया है ना हमने, ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज combination in series combination is the reciprocal of the sum of individual मतलब हर किसी का अलग अलग, है ना, सेपरेटली इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि जो इक्विवेलेंट है
कॉम्बिनेशन का, उसका रेसिप्रोकल अलग अलग उन सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा। यही तो दिख रहा है हमें, बस हमें उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। समझ में आ गई। नंबर 2, दूसरी बात वो क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेसर देन, ये बात समझना जरूरी है, इज लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटेंस लिख दो। यानी कि जो सबसे कम कैपेसिटेंस होगा ना जिस भी कैपेसिटर का, उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये ध्यान रखना है आपको जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज में कंबाइंड किए जाएंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो उन सभी कैपेसिटेंस में जो कि हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं उनमें जो सबसे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा उससे भी कम आएगा। कौन? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ में आ गई। यही कहा है द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटेंस। समझ में आ गई। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स चेक करते हैं कि और हमें क्या क्या बात पता चलती है इससे, किससे? सीरीज कॉम्बिनेशन से। और क्या क्या बात, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जब आप क्या करते हो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हो? जब आपको सर्किट का कैपेसिटेंस क्या करना हो? कम करना हो। मान लो सपोज करो कि किसी भी सर्किट में लोड बहुत बढ़ गया, वोल्टेज बहुत बढ़ गई, आपको उस वोल्टेज को डिवाइड करना है। आपने देखा ना कि जब हमने कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया सीरीज़ में, तो जो टोटल वोल्टेज है वो अलग अलग कैपेसिटर की वोल्टेज में डिवाइड हो गई। तो जो V वोल्टेज थी वो V1 में, V2 में, V3 में अलग अलग डिवाइड हो गई। तो सपोज करो वोल्टेज का लोड बहुत बढ़ गया, वोल्टेज हमें कम करनी है, तो उस कंडीशन में हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं ताकि हर कैपेसिटेंस पर अलग अलग वोल्टेज डिवाइड हो जाए और लोड कम हो जाए। समझ में आ गई। तो जब भी वोल्टेज को डिवाइड करना होता है तो कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। समझ में आ गई। तो हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। और दूसरी बात, और हम एक काम और कर सकते हैं कि मान लो जितने भी अवेलेबल कैपेसिटेंस है, ठीक है, उनके कैपेसिटेंस को कम करने के लिए भी हम ये काम करते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो इन सभी के एडिशन से भी कम आएगा। एडिशन से कम मेरा मतलब है कि हर एक का जितना कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। हमने कहा ना कि जो सबसे कम कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम इक्विवेलेंट आता है। तो कैपेसिटेंस को कम करने के लिए और वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए भी सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर कैपेसिटेंस में। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को। द सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitor in an electric circuit works when a high potential or voltage is to be divided मतलब उसको डिवाइड करना हो, is to be divided in the capacitors। समझ में आ गए। और to make a capacitor of low मतलब उसकी कैपेसिटेंस को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं। कैपेसिटेंस क्या लिखा है? और टू मेक अ कैपेसिटर ऑफ लो कैपेसिटेंस फ्रॉम द अवेलेबल मतलब अगर हमें क्या करना हो, कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको भी अगर हमें कम करना हो तो भी हम सीरीज में कंबाइन करेंगे। वोल्टेज डिवाइड कर रही हो तो भी हम सीरीज में कंबाइन करेंगे। ठीक है। नंबर दो हम ये देख रहे हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने देखा हर किसी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का तो चार्जेस हर एक कैपेसिटर पर इक्वली डिवाइड होगा। वो बात अलग है कि उसके दोनों अलग अलग प्लेट्स पर अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जितना चार्ज एक कैपेसिटर पर है उतना ही दूसरे पर होगा, उतना ही तीसरे पर होगा, उतने ही चौथे पर, उतने ही जितने आपने जोड़े हैं उन सभी पर। समझ में आ गई। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर कैपेसिटर पर इक्वली होता है। ठीक है, बट वोल्टेज डिफरेंट होती है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बात समझ में आ गई? तो लिख देते हैं इस बात को, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is equal on every capacitor but voltage is different on every capacitor in series combinations of capacitors। बात समझ में आ गई आपको? दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट क्या कहता है कि अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालना हो कि n कैपेसिटर्स के लिए कितना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? समझ में आ गई? मतलब कहने का ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर है किसका? आपने n कैपेसिटेंस को जोड़ा हुआ है। समझ में आ गई? ठीक है, मतलब मेरे कहने का ऐसा है, देखो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर तो हमने क्या कहा था, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3, सबका अलग अलग माना था। अगर क्या हो कि जितने भी कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किए हैं उन सभी का कैपेसिटेंस अगर सेम हो, C हो, तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? तो हम लिखेंगे इफ द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर in series is same, that is C, हमने C मान लिया, then equivalent capacitance will be कितना होगा? CS is equals to C upon N। ऐसे इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। समझ में आ गई बात? और ये कहीं और से नहीं आया है, ये जो हमने रिजल्ट निकाला था ना, इसी से आया है। ठीक है, हमने n कनेक्ट कर दिया आपस में, उन सभी का क्या कर दिया, जैसे सब ऐसे करो, देखो ऐसे करो, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डैश 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 1/C। तो ये कितने 1/C आ गए आपके? 1/CS इज इक्वल्स टू n/C। यही तो आया आपका 1/C। कितने 1/C हो गए? n 1/C हो गए। समझ में आ गई? तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो CS इधर लेकर आओ, तो ये कितना आएगा आपका? C/n ही तो आएगा। इसी से आया है ये फॉर्मूला भी। तो अगर आपने जो n कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट किया उन सभी के कैपेसिटर अगर सेम है आपके, तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C/n होगा। ऐसे आया है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बचता है आपका कि अगर क्या हो कि अलग अलग आपने एक कैपेसिटर लिया है, ठीक है, और उस एक कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंटर कराया है वो अलग अलग उसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। एक का अगर εr1 है, दूसरे का अगर εr2 है, तीसरे का किस तरीके से है, εr3 है। ठीक है, या इस तरीके से ले लो। तो उस केस में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे ये हम कल देखेंगे इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और कल ही हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कल उसको कंप्लीट करा देंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।